Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 29th of December 2021, Wednesday. Inspiration of the day is in the middle of any difficulty lies opportunity. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Bank NPAs is to nearly 6 years low. सो रिसेंटली आरबीआई ने अपनी एनुअल ट्रेंड और प्रोग्रेस रिपोर्ट पब्लिश करी है और आज के बिजनेस स्टैंडर्ड में मोस्ट ऑफ द जो न्यूज़ हैं वो इसी एनुअल ट्रेंड और प्रोग्रेस रिपोर्ट से रिलेटेड हैं. So what I have done, I have combined all the news related to this report in order to get the better comprehension. So now let us look into the first news. Bank NPAs is to nearly 6 years low. Because of the pandemic, number of strategists, economists, as well as experts were anticipating that these pandemic years will be the worst performing years for banking industry. ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा था कि पैंडेमिक की वजह से बिजनेस इम्पैक्ट हुआ है और बैंक्स का जो एनपीए है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, वो और ज़्यादा खराब होगी. बट against this or against all these sort of negative skeptics, financial year 2021 turned out to be the best in recent 6 years. तो इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए जो ये फाइनेंशियल ईयर 21 रहा, पैंडेमिक ईयर जैसे हम कह सकते हैं, ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के टर्म्स में पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में बहुत अच्छा रहा एज पर द ट्रेंड एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ आरबीआई. आरबीआई के रिपोर्ट में क्लियरली ये बोला गया है कि बैंक्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हुई है पैंडेमिक ईयर्स में. इसके अलावा एक्सपेंडिचर्स जो हैं बैंक्स के वो भी डिक्लाइन हुए हैं. सो इन बिकॉज ऑफ इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, बिकॉज ऑफ डिक्रीज एक्सपेंडिचर और बिकॉज ऑफ डिक्लाइंड एक्सपेंडिचर, द बैंक्स इनकम रिमेन्स स्टेबल इन दीज ईयर्स और इन द पैंडेमिक ईयर ऑफ 21. हालांकि अगर बात करी जाए इंटरेस्ट इनकम की, तो जो बैंक्स की इंटरेस्ट इनकम है वो मार्जिनली डिक्रीज हुई है. लेकिन इस इंटरेस्ट इनकम के डिक्रीज होने के बावजूद भी जो टोटल इनकम्स है बैंक की, दैट हैज़ रिमेन स्टेबल ड्यूरिंग दिस financial year, that is financial year 21. So proving skeptics wrong, financial year 21 that was actually characterized by low credit offtake as well as the low interest rate. The total income or the profitability of the banks has remained stable or increased into this year. और एक्सपेंडिचर भी अगर बैंक्स की बात करिए तो एक्सपेंडिचर भी कहीं ना कहीं डिक्रीज हुए. अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ तो आपको पता होगा कि जो क्रेडिट ग्रोथ रेट रही है पैंडेमिक ईयर्स में वो बहुत ज़्यादा नहीं रही, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से, रिस्ट्रिक्शंस की वजह से जो डिमांड है उस पर सीधा सीधा असर पड़ा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर असर पड़ा, जिसकी वजह से जो बिजनेस थे वो अपनी लोवेस्ट वैल्यूएशन की स्टेज पर थे. दे वर नॉट एक्चुअली प्रोड्यूसिंग, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत नहीं हो रही थी, जिसका इम्पैक्ट सीधे सीधे बैंक्स के एनपी और बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ेगा, ऐसा कहा जा रहा था. इसके अलावा इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा फॉल किया. तो एक्सपर्ट्स का ये ओपिनियन था कि जो बैंकिंग सेक्टर है इंडिया का, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ख़राब रहेगी या वर्स्ट रहेगी इनटू दीज पैंडेमिक ईयर्स. बट एज पर द ट्रेंड एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ RBI, the fall was cushioned by the sizable increase in the income from investment. तो भले ही बैंक्स की जो इंटरेस्ट इनकम है वो डाउन हुई है, लेकिन जो इनकम इन्वेस्टमेंट से जनरेट हो रही थी वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई है. एंड बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, द फॉल was cushioned. Fall in the interest rate was cushioned. So income from trading has also accelerated, income from investment accelerated, profitability has increased, expenditure has decreased, and because of or owing to all these factors, the bank incomes or the performance has been good in these years. And profitability, if we talk about the profitability of the banks, the profitability are generally measured in terms of the spread between return on funds and cost of the funds. कितना बैंक किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट पर, किसी पर्टिकुलर अमाउंट पर इंटरेस्ट दे रहे हैं और कितना उस पर्टिकुलर अमाउंट से इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं. अगर 100 रुपये बैंक में डिपॉजिट है और वही 100 रुपये अगर बैंक्स जो हैं वो लोन के फॉर्म में दे रहे हैं, तो जो डिफरेंस होता है, बैंक 100 रुपये डिपॉजिटर्स को कुछ इंटरेस्ट देते हैं और कुछ इंटरेस्ट जो है बैंक वो बोरोवर से लेते हैं. तो जो डिफरेंस होता है दैट इज़ एक्चुअली प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द बैंक्स. तो
यही इस स्प्रेड को प्रॉफिटेबिलिटी बोलते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी रिसेंटली इंक्रीज हुई है। क्यों ये प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुई? क्योंकि कॉस्ट ऑफ द फंड्स जो था बैंक्स के लिए वो इंक्रीज हुआ है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्रीज है। दोज हु आर इन्वेस्टिंग इन एफडीआर और रिकरिंग डिपॉजिट, दे मस्ट बी नोइंग कि जो बैंक इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है एफडीआर पर, आरडीज पर और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पर, वो डिक्रीज हुआ है पैंडेमिक ईयर पे। तो इसका सीधा इम्पैक्ट जो बैंक की कॉस्ट ऑफ द फंड है उस पर पड़ा। बैंक्स को अब कम इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है डिपॉजिटर्स को, और कम इंटरेस्ट रेट अगर बैंक को देना पड़े तो डेफिनेटली जो डिफरेंस है, जो ये स्प्रेड है लोन इंटरेस्ट में और डिपॉजिटर के इंटरेस्ट में, ये ज़्यादा है, तो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। तो as per the RBI report, banks' profitability has increased with decreased in the expenditure, and this is the gross NPA. Apart from it, this report has also shown that NPAs are at a declining stage और on a declining trend. तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बैंक्स के जो NPAs हैं वो भी डिक्रीज हो रहे हैं। अगर आप ये ग्राफ देख सकते हैं तो यू कैन सिंपली डेसिफर दिस ग्राफ कि जो बैंक्स के NPA हैं वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गए हैं, जो कि मार्च 18 में सबसे ज़्यादा थे। इसके अलावा असेट क्वालिटी को लेकर भी इस रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पब्लिश करी गई है। एज पर दिस रिपोर्ट, द डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन बैंक लोन दैट स्टार्टेड इन 2018 continued during the pandemic year, which saw gross NPA of the scheduled commercial banks dropping at 7.3%, जो कि 2018 से डिक्रीज होना शुरू हुआ, वो कंटिन्यूसली डिक्रीज ही हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन थे इस चीज़ को लेकर के कि NPA सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा, बट एज पर द RBI रिपोर्ट 2000 सितंबर 21 तक, मार्च 18 से लेकर के सितंबर 21 तक बैंक्स का जो NPA है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में ही है। Now let us look into the next clip that is related to this report only. Banks' asset quality could drop as forbearance end. और इसी रिपोर्ट में बैंक्स के जो फाइनेंशियल सिस्टम है, हम कह सकते हैं जो अपना फाइनेंशियल सिस्टम है इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम का, उसकी असेट क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई। ऐसा कहा जा रहा है चाहे वो NBFCs हों और चाहे वो बैंक्स हों, दोनों ही फाइनेंशियल सिस्टम्स में जो असेट्स की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुई है डिस्पाइट ऑफ द पैंडेमिक, but it could be due to the special dispensation by the regulator, and banks would likely see increased stress on their books once the scheme expire. तो बहुत अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं आपको ये न्यूज़ समझाऊं तो सीधा सीधा ये कहना है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में कि जो फाइनेंशियल बैंक्स हैं, NBFCs हैं, उनके फाइनेंशियल सिस्टम के असेट्स की क्वालिटी तो इम्प्रूव हुई है, बट ये जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ द सम रेगुलेटरी नॉर्म्स, दैट इज सम बिकॉज ऑफ द सम रेगुलेटरी स्कीम्स। जब ये नॉर्म्स का पीरियड जो है वो ओवर हो जाएगा तो बैंक्स के असेट की क्वालिटी में या बैंक के जो NPA हैं उसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू द एनुअल ट्रेंड एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ RBI, द डेटा अवेलेबल फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर so far indicate that banks' bad debt had moderated, while the provision covered ratio, capital buffers as well as profitability indicators have improved relatively to pre-pandemic level. लेकिन कहीं ना कहीं RBI ने इस चीज़ को बहुत क्लियर किया है कि दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द नंबर्स ऑफ चेंज रेगुलेशंस और स्कीम्स, जहाँ पर एसेट्स को कैटेगराइज करने के भी नॉर्म्स में चेंज किया गया था। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, यू मस्ट बी नोइंग, जिसमें ये 90 डेज़ की जो विंडोज़ थी, ऐसा कहा जा रहा है कि 90 दिन के अंदर, जो जनरल रूल है वो ये है कि 90 दिन के अंदर किसी पर्टिकुलर लोन का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट नहीं आता तो उस लोन को NPA या स्ट्रेस कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया जाता है। बट पैंडेमिक ड्यूरेशन में ये 90 दिन की विंडो को बढ़ा दिया गया था। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि 90 दिन की विंडो को बढ़ाकर कितना किया गया था। एज पर द रेगुलेटरी नॉर्म्स ये विंडो अब चेंज हो चुकी है। तो RBI का ये कहना है कि बिकॉज ऑफ ऑल और इसी तरह के और भी तरह के रेगुलेशंस चेंज किए गए थे, स्कीम्स लाई गई थी, और जिसका सीधा इम्पैक्ट अभी फिलहाल ग्रॉस NPA और नेट NPA में देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही ये नॉर्म्स वापस से नॉर्मलाइज होंगे, स्कीम्स की जो पॉलिसी है, जो भी उनका एंड टर्म आएगा, उसके बाद बैंक के जो स्ट्रेस असेट्स हैं वो बढ़ेंगे। एंड दिस इज द टेबल दैट क्लियरली इंडिकेट्स द ग्रॉस NPA, GNPA रेशियो, नेट NPA and net NPA ratio of public sector banks, private banks और all SCBs.
2 साल का डेटा है, आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 1920 का, फाइनेंशियल ईयर 2021 का। क्लियरली विजिबल है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार जो बैंक्स का एनपीए है वो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, बट दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ द रेगुलेटरी नॉर्म्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। असेट क्वालिटी ऑफ एनबीएफसीज वर्सन इन H1। सो असेट क्वालिटी ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज डिटोरिएटेड इन हाफ H1 मीन्स हाफ वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21। किसी भी फाइनेंशियल ईयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 6 मंथ एंड 6 मंथ। तो दिस इज कॉल्ड एज H1 एंड दिस इज कॉल्ड एज H2। एंड एज पर द आरबीआई रिपोर्ट द एसेट क्वालिटी ऑफ एनबीएफसीज इन द फर्स्ट हाफ यानी अप्रैल से लेकर के सितंबर फाइनेंशियल ईयर 22 का फर्स्ट हाफ इस सीजन में, इस पीरियड में, जबकि सेकेंड वेव इंडिया में हिट हुई थी, इस ड्यूरेशन में एनबीएफसीज की जो असेट क्वालिटी रही वो वर्स रही। दिस इज द ग्राफ दैट इंडिकेट्स द ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए ऑफ एनबीएफसीज, जो कि मार्च 16 से लेकर के सितंबर 21 तक का डेटा है, आप देख सकते हैं। और एज पर दिस डेटा द असेट क्वालिटी और द एनपीएस ऑफ एनबीएफसीज आर increasing, though not significantly, not in linear format, but yes, it is increasing, and their gross non-performing asset rose to 6.8% in the month of September 21 फ्रॉम 6% इन मार्च 21। तो मार्च 21 के 6% से लेके, जबकि इस साल में मार्च में 6% एनपीए था एनबीएफसीज का, जो कि सितंबर आते आते 6.8 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि एनबीएफसीज के लिए उतनी स्कीम्स नहीं लाई गई जितनी बेसिकली बैंकिंग सेक्टर के लिए लाई थी, और इसीलिए एनबीएफसीज का एनपीए जो है वो क्लियरली विजिबली इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है 6 महीनों में। फर्स्ट हाफ में फाइनेंशियल ईयर 22 के फर्स्ट हाफ में एनबीएफसीज की जो असेट क्वालिटी है वो वर्सन हुई है और उनका एनपीए सिग्निफिकेंटली बढ़ा है एज पर द आरबीआई ट्रेंड एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4। आरबीआई फ्लैग्स रेगुलेटरी कंसर्न ऑन बिग टेक्स रोल इन फिन सर्विसेज। तो जिस तरह से एजुकेशन टेक्नोलॉजी की, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की कंपनीज और स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए आरबीआई हमेशा से वरी रही है। रिसेंटली आरबीआई ने कई सारे फोरम पे इस बात को रिप्रेजेंट भी किया है कि अगर टेक कंपनीज फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं तो वो आरबीआई के रेल में आएंगी, आरबीआई के रेगुलेटरी ओवरव्यू में, आरबीआई के रेगुलेटरी कंसर्न में आएंगे। सो विद बिग टेक लीडिंग ईदर डायरेक्टली और indirectly means or in partnership with regulated financial entities, enhancing the regulatory approach by blending activity based and entity based regulation may not be enough to ensure the stability। तो अब आरबीआई जो है वो, तो आरबीआई का सीधा सीधा कंसर्न ये है कि जो भी टेक्नोलॉजी फर्म्स हैं, अगर वो किसी भी तरह की रेगुलेटेड फाइनेंशियल एंटिटीज़ के साथ पार्टनरशिप करके या डायरेक्टली किसी भी तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, सो दीज एंटिटीज़ विल कम अंडर द रेगुलेटरी अप्रोच और रेगुलेटरी realm of the RBI. They may not also provide a level field playing and consumer protection as per the RBI। तो RBI ने सीधे सीधा बोला है कि अगर कोई बड़ी कंपनी, टेक फर्म्स जो हैं वो किसी भी तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं तो डेफिनेटली उन एंटिटीज़ को रेगुलेट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये कंज्यूमर के लिए भी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए भी सही नहीं है। दूसरा, दिस पर्टिकुलर कोलैबोरेशन इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी लेवल फील्ड। द आरबीआई सेड इन रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2021। तो आरबीआई ने क्लियरली कहा है कि जो ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज जिनका जो प्राइमरी बिजनेस है वो टेक्नोलॉजी है, those multinational companies, big multinational companies which are primarily doing their business in technology, popularly known as big techs, they have actually started lending services directly or in partnership with any other regulated entities। और अब ये टाइम आ चुका है कि आरबीआई और जो कंपटीशन कमीशन है या जो अदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, दे शुड स्टार्ट रेगुलेटिंग दीज बिग
tax entities for providing the level field for ensuring the enough healthy competition as well as for consumer protection. While the use of digital channel in financial services is welcome move, but yes, the potential downside risk embedded in such endeavors need to be addressed as per the RBI. तो RBI का कहना है कि we are not hindering this process. Big tech चाहे तो किसी के साथ भी पार्टनरशिप कर सकती हैं, किसी भी फाइनेंशियल एंटिटीज के साथ, बट येस दैट पार्टनरशिप, दैट एसोसिएशन, दैट लेंडिंग सर्विसेज शुड बी रेगुलेटेड प्रॉपरली. तो बहुत जल्दी ही हमें बिग टेक कंपनीज पर फाइनेंशियल रेगुलेशन भी देखने को मिल सकता है. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 10. इंडाइसेस गेट देयर मोजो बैक, राइज ऑन पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज. तो रिसेंटली स्टॉक मार्केट की जो इंडाइसेस हैं वो स्टम्बल्ड हुई थी बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन फेयर, और जिसकी वजह से एक अनसर्टनिटी जनरेट हुई थी और स्टॉक मार्केट की जो इंडाइसेस थी उन्होंने अपनी वर्स्ट परफॉर्मेंस रजिस्टर्ड करी थी. बट नाउ द बेंचमार्क इंडाइसेस हैज स्टार्टेड इंक्रीजिंग एंड रोज फॉर अ सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव डे ड्यूरिंग द वीक, एडेड बाय द पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज. तो ओमिक्रॉन को लेकर के जिस तरह की न्यूज़ आ रही है, वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर के जैसा गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, और एफिकेसी या हम बोल सकते हैं इन्फेक्शन रेट को लेकर के या इम्पैक्ट ऑफ इन्फेक्शन को लेकर जिस तरह से रिसर्च पब्लिश हो रही है, न्यूज़ पब्लिश हो रही, उसको लेकर के थोड़ा सा पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज जनरेट हुआ है. जो अनसर्टनिटी थी ओमिक्रॉन को लेकर के वो रिड्यूस हुई है, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें बेंचमार्क इंडाइसेस में देखने को मिल रहा है. अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स ने ट्यूसडे को 0.8% का पॉजिटिव और या गेन रजिस्टर किया है विद 477 पॉइंट. उसी तरह निफ्टी ने भी अप्रॉक्सीमेटली 0.8% का गेन रजिस्टर किया है विद 147 पॉइंट्स. इसके अलावा S&P 500 जो इंडेक्स है उसने भी मंडे को एक रिकॉर्ड हाई हिट किया बैक ऑन द स्ट्रॉन्ग यूएस रिटेल सेल्स डेटा. और इस इंडाइसेस के रिकॉर्ड हिट के बाद से जो एक अनसर्टनिटी थी ओमिक्रॉन को लेकर के, जो कंसर्न था, और इस कंसर्न की वजह से ग्लोबल रिकवरी पर क्वेश्चन मार्क लग रहे थे, अनसर्टनिटी आ रही थी कि भाई अब ग्लोबल रिकवरी होगी कि नहीं, क्योंकि ओमिक्रॉन आ गया था, इस वेरिएंट का किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी थोड़ा सा अब कम हुआ है. नाउ इंडाइसेस आर लुकिंग मोर रिजिलियंट, ग्लोबल रिकवरी इज लुकिंग मोर रिजिलियंट, एंड द मार्केट सीम्स टू हैव गॉट इट्स मोजो बैक जस्ट बिफोर द ईयर एंड. And as per the few experts, reduced foreign institutional investor activity and positive news flow around the economic growth have helped the market over the past few days. And indices has started rising during the 3 of the 5 session last week. तो सीधा रिसर्चर्स की जो न्यूज़ आ रही है ओमिक्रॉन की जो एफिकेसी है उसको लेकर के भी, और इसके अलावा जिस जो ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट है उन सब न्यूज़ की वजह से जो अनसर्टनिटी थी वो रिड्यूस हुई है. वैक्सीन एफिकेसी को भी लेकर के काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही है, और सीधे सीधे उसकी इंडिया में और इवन ग्लोबल लेवल पे भी इस बात को लेकर के ज़्यादा अश्योरेंस दिख रहा है कि ना ओमिक्रॉन इज लेस डेंजरस इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस, जिसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला. इट इज़ लेस लीथल देन एक्सपेक्टेड, और ग्लोबल रिकवरी जो है वो कंटिन्यू रहेगी, और उस जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का जो सेंटीमेंट है वो भी पॉजिटिव है, और सीधे सीधे वो हमारे जो इंडाइसेस हैं उसमें उनका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है. सस्टेन सेलिंग बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ड्यू टू वैल्यूएशन कंसर्न, change of stance by central banks including the US Federal regarding their monetary policy support, and the Omicron variant emergence had rattled the investors in recent years. So this is the list of gainers and losers. The gainers were Asian Paints, Sun Pharma, Mahindra and Mahindra, Titan Company, Ultratech were the gainer into the Tuesday sessions, and losers were IndusInd Bank and Power Grid Corporation of India. And this is the fluctuation into the BSE Sensex. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स. LIC टू टेक ग्लाइड पाथ फॉर सरप्लस ट्रांसफर. तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की IPO से पहले बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, रेगुलेटरी चेंजेस भी हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी हो रहे हैं, और सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी चेंजेस हो रहे हैं. एहेड ऑफ LIC IPO, फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड द insurer, it means LIC, have approved gradually lowering the public sector outfit
डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस टू इट्स पॉलिसी होल्डर्स। तो पॉलिसी होल्डर्स में जो सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसका परसेंटेज डिक्रीज होता जा रहा है ईयर बाय ईयर। अगर नेक्स्ट ईयर की बात करें, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर LIC विल डिस्ट्रीब्यूट ओनली 92.5% of its surplus to policy holders against 95% at present, and then this particular 92.5% will be bring down to the level below than 90%. So is currently this surplus distribution is 95%. Next year it will be 92.5%, and another next year it will be 90% approximately. So the public sector output distributable surplus to policy holder will be decreased year by year. The pie of stock shareholders including the government will go up to 10% from 5% at present. So this is the change into the surplus distribution by government as well as the insurer. तो फाइनेंशियल ईयर 25 तक ये जो सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिक्रीज होता रहेगा और डिक्रीज होता होता 90% तक जाएगा, और जो शेयर होल्डर्स का पाई है वो इंक्रीज होगा अप टू 10%, जो कि अभी फिलहाल के लिए 5% है। अब देख लेते हैं नेक्स्टली, फॉर एग्जिट एंकर्स नाउ वेट फॉर 90 डेज आफ्टर IPO। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने रिसेंटली IPOs के नॉर्म्स को और ज़्यादा टाइट कर दिया। जिस तरह से IPOs का एकदम भरमार पड़ी है इस समय मार्केट में, उसको देखते हुए सेबी जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रिवेंट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रिवेंट करने के लिए, ऐसा ना हो कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो है उनके साथ किसी भी तरह का चीट हो या किसी भी तरह का फ्रॉड हो IPO से लेकर के, तो जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए लॉक इन पीरियड जो है वो सेबी ने बढ़ा दिया है। द बोर्ड हैज टाइटन द रूल्स फॉर IPO प्रोसीडिंग यूटिलाइजेशन, prescribed the minimum 5% gap in IPO pricing band, extended the lock-in period for anchors investors to 90 days, and capped the amount a major investor can sell through an offer for sale। तो फिलहाल जो मेजर इन्वेस्टर्स ऑफर फॉर सेल ओपन करते हैं इसके नॉर्म्स में एंकर्स जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लॉक इन पीरियड में मिनिमम जो गैप परसेंटेज गैप प्रिस्क्राइब होता है IPO प्राइसिंग बैंड में लेकर के, इन 3 एरियाज में सेबी ने चेंज किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एंकर इन्वेस्टर्स का होता है। व्हाट आर द एंकर इन्वेस्टर्स? एंकर इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? बहुत अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं आपको बताऊं तो एंकर इन्वेस्टर्स आर बेसिकली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हु आर अलॉटेड शेयर जस्ट बिफोर एन IPO ओपन्स फॉर सब्सक्रिप्शन। तो एंकर इन्वेस्टर्स ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो एक किसी भी IPO को वैल्यू परसेप्शन में वैल्यू इंक्रीज करने में या परसीव्ड वैल्यू इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। ऑल द एंकर इन्वेस्टर्स आर बाउंड टू बाय अ लॉक इन पीरियड सिंस दे गेट अ कंफर्म्ड अलॉटमेंट ऑफ कंपनी शेयर। तो कोई भी कंपनी अगर IPO के लिए जाती है तो वो एक सर्टन अमाउंट का शेयर, सर्टन अमाउंट के शेयर्स एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट करती है बिफोर ओपनिंग ऑफ द IPO। और जितने अच्छे एंकर इन्वेस्टर वैल्यू में उस शेयर को खरीदते हैं या जितने ज़्यादा का वो एंकर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादा अमाउंट का, तो इससे एक पब्लिक में सेंटिमेंट जाता है कि अगर एंकर इन्वेस्टर्स इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं इट मीन्स दैट पर्टिकुलर IPO इज़ प्रॉफिटेबल, इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट एवेन्यू। और जो रिटेल और अदर इन्वेस्टर जब IPO ओपन होता है तो उसमें एक अच्छा वैल्यू ट्रेड ऑफ देखने को मिलता है। तो एंकर इन्वेस्टर्स ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो शुरुआत में सब्सक्राइब करते हैं कुछ शेयर्स को बिफोर ओपनिंग ऑफ द IPO और उसको कुछ टाइम के लिए होल्ड ऑन उन्हें करना पड़ता है। एक पर्टिकुलर लॉक इन पीरियड होता है, उसी लॉक इन पीरियड को अब RBI ने बढ़ा दिया है ताकि ऐसा ना हो कि एंकर इन्वेस्टर किसी ऐसे कंपनी के IPO को सब्सक्राइब करके जो पब्लिक है उसको एक रॉन्ग मैसेज सेंड करें और जैसे ही वो सब्सक्रिप्शन ओवर IPO ओपन हो जाए, उसको अच्छा वैल्यूएशन मिल जाए, वो तुरंत इमीडिएटली एग्जिट कर जाए। अगर कोई इन्वेस्टर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल एंकर इन्वेस्टर किसी IPO में इन्वेस्ट कर रहा है तो ये उसका एक मार्केट में एक सेंटिमेंट डेवलप करता है कि इफ दिस इंडिविजुअल इज इन्वेस्टिंग और इफ दिस इंडिविजुअल इज बाइंग दिस IPO इट मीन्स दिस IPO इज प्रॉफिटेबल, दिस कंपनी इज परफॉर्मिंग गुड, और उनका बिलीव है इसलिए वो खरीद रहे हैं उस कंपनी के शेयर्स को। तो होता क्या है, एंकर इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो किसी भी कंपनी के IPO को सब्सक्राइब करते हैं और थोड़े टाइम बाद वो उसको बेच करके, उस शेयर्स को बेच करके उसे एग्जिट हो जाते हैं, जस्ट फॉर providing a positive signal to the public, to the
इन्वेस्टर्स। तो इसीलिए उन एंकर इन्वेस्टर्स का जो लॉक इन पीरियड है वो आरबीआई ने बढ़ा दिया है, क्योंकि अब एंकर इन्वेस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जिस तरह से पेटीएम का आईपीओ फ्लॉप हुआ, उसको देखते हुए बहुत ही और पॉपन शो के साथ पेटीएम का आईपीओ आया था और उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रजिस्टर किया। तो और जिस तरह से आईपीओ का फ्लज हो रहा है, इवन पेटीएम के आईपीओ के बाद 14 आईपीओ और आए और स्टिल मैनी आर ऑन द लिस्ट। तो उसको देखते हुए एंकर इन्वेस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी गई है। अब सेबी ने कहा है कि 50% एंकर इन्वेस्टर्स जो हैं उनको 50% तक उनके शेयर्स एटलीस्ट 90 दिन तक होल्ड करने हैं। ये नहीं कि उन्होंने आज खरीदे और जैसे ही आईपीओ ओपन हुआ उसको 2 दिन बाद उन्होंने बेच दिया। नो, एटलीस्ट 90 days यू हैव टू होल्ड ऑन योर शेयर्स or 50% of your share. Investors holding over 20% stake can sell maximum of 50% of their shares through offer for sale. तो ऐसे बड़े बड़े हाई नेट इंडिविजुअल्स जो कि इनिशियली सिर्फ इसलिए किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं ताकि आईपीओ का वैल्यूएशन अच्छा हो, एक अच्छा सेंटीमेंट जाएगी, आईपीओ इज गुड, तो एक ओवर सब्सक्रिप्शन मिले। तो ऐसे इन्वेस्टर्स, एंकर इन्वेस्टर्स, अब उन्हें उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं। दे नीड टू होल्ड सर्टन अमाउंट ऑफ शेयर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। दे कैन नॉट इमीडिएटली सेल देयर 100% of share after opening of the IPO. So regulators have tightened the disclosure around the IPO objectives as well. जो रेड हेरिंग ड्राफ्ट सबमिट किया जाता है आईपीओ फाइलिंग के लिए, उसमें कंपनी बताती है कि वाई कंपनी वांट्स टू गो फॉर आईपीओ, वांट्स टू गो फॉर लिस्टिंग, वो फंड का यूटिलाइजेशन क्या होगा, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईपीओ। तो ये सारे डिस्क्लोजर को लेकर भी सेबी ने जो नॉर्म्स हैं वो टाइट कर दिए हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, वैल्यूएशन रिपोर्ट मस्ट फॉर प्रेफरेंशियल इशू अलॉटमेंट रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ कंट्रोल। तो कई सारे जो नॉर्म्स हैं वो सेबी ने चेंज किए हैं आईपीओ से रिलेटेड, और उसका सीधा सीधा एक रीज़न है, सेबी वांट टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स। क्योंकि रिसेंट टाइम में जो रिटेल इन्वेस्टमेंट है, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, आईपीओस में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करने लगे हैं। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम from the unnecessary risk exposure, RBI, SEBI is actually going for these sort of changes or regulatory norms on IPO. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। डायरेक्ट सेलिंग फर्म्स कांट प्रमोट पिरामिड स्कीम। इट इज़ वन ऑफ द हिस्टोरिकल डिसीजन। जो कंपनी बेसिकली नेटवर्क सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में है, डायरेक्ट सेलिंग में है, उनके लिए यूनियन गवर्नमेंट ने ट्यूसडे को प्रोहिबिट कर दिया है। किस तरह की स्कीम्स को? Union government on Tuesday prohibited the entities such as Amway from promoting a pyramid scheme or enrolling any person to such scheme in the grab of doing direct selling business. तो जितनी भी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व होती हैं, चाहे फिजिकली या किसी ई पोर्टल के थ्रू, दे ऑल नीड टू फॉलो दीज न्यू नॉर्म्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स। सो एज पर द कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री, these companies cannot promote any such pyramid scheme. Such seller from participating in money circulation scheme directly them to comply with the rules within 3 months from the date of publication. तो एमवे जैसी कंपनीज पर ये रूल्स अप्लाई होगा। एमवे की तरह आपको पता होगा बहुत सारी ऐसी और कंपनीज भी हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग करती हैं, तो उन सब पर भी जस्ट लाइक मोदी केयर, आप बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, इन सब पर ये जो नई रूलिंग्स आई हैं ये अप्लाई होंगी। नाउ दीज डायरेक्ट सेलिंग फर्म्स कैन नॉट प्रमोट एनी शॉर्ट ऑफ पिरामिड स्कीम। तो किसी भी तरह की मनी सर्कुलेशन स्कीम में ये कंपनीज पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, ना ही डायरेक्टली और ना ही ई कॉमर्स के थ्रू। द सेलर्स और द एंटिटीज यूजिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स फॉर सेल रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद दीज न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल 2020. So let us see how this particular new norms will be actually implemented by these companies. कैसे डेसिफर करते हैं, क्या इंटरप्रिटेशन करते हैं। फिलहाल के लिए कंपनी का जो एसोसिएशन है, इनडायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, और इवन जो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, उन्होंने कहा है कि दे आर वर्किंग क्लोजली विद द गवर्नमेंट फॉर पास्ट 2 years। जो कि इनडायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, बेसिकली उनका ये कहना था कि जो डायरेक्ट सेलिंग वाले हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग है, इसकी वजह से जो एक ट्रेडिशनल कन्वेंशनल सेलिंग मॉडल है इसको नुकसान पहुंच रहा था। दे डेफिनेटली वांट टू रेगुलेट इट। इसीलिए इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने भी इस पर्टिकुलर नॉर्म्स को accept kiya and they are working closely with the government. Let us see how these particular rules will actually be interpreted and implemented. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below.
Please like, share and subscribe. Thank you.